नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर झारखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्म, विपक्ष ने लगाए सरकार पर कई आरोप। अधिसूचना में कहा कोरोना के चलते नहीं हुआ चुनाव। कांग्रेस कार्यालय में सम्मेलन का हुआ आयोजन, कार्यक्रम को मीनाक्षी नटराजन ने किया संबोधित। सम्मेलन में राज्य के कई लोगों ने की शिरकत। पलामू में लूट की घटना में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों ने गहने की दुकान में लूटपाट को दिया अंजाम। छापेमारी कर लूटकांड का किया खुलासा। शौच करने गई महिला जमीन में समाई, भारी मात्रा में गैस रिसाव के कारण हुआ हादसा। मृतका के परिजनों को मुआवजा देने को कही गई बात। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड में एक और नक्सली हमला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां झारखंड में एक और नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें कि तेतरिया खांड इलाके में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। तेतरिया खांड कोलीवरी में नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लातेहार से, जहां एक और नक्सली हमला किया गया है। तेतरिया खांड इलाके में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले किया। वहीं बालूमाथ थाने से महज 6 किलोमीटर दूरी की ये घटनास्थल की ओर बालूमाथ पुलिस रवाना हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से हम आपको बता रहे हैं, जहां एक और नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें कि तेतरिया खांड इलाके में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। तेतरिया खांड कोलीवरी में नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां नक्सलियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले किया है। आपको बता दें कि बालूमाथ थाने से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई, जहां एक और नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले किया है। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में एक और नक्सली हमला हुआ। बता दें कि तेतरिया खांड इलाके में नक्सलियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। बता दें कि नक्सलियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां नक्सलियों ने ट्रकों को आग के हवाले किया। 5 ट्रकों को नक्सलियों द्वारा आग के हवाले किया गया। वहीं बालूमाथ थाने से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, नक्सलियों द्वारा एक और हमला किया गया है, 5 ट्रकों को आग के हवाले किया गया, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं बता दूं कि बालूमाथ थाना से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर सीसीएल द्वारा संचालित तेतरिया खांड कोलीवरी परिसर में शुक्रवार की संध्या लगभग शाम 7:15 बजे अज्ञात उग्रवादियों ने हमला कर दिया है और जमकर गोलियां चलाई हैं। उग्रवादियों ने 5 ट्रकों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया है। वहीं उग्रवादियों ने 4 ट्रकों के खलासी को गोली मार दी है, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी को बालूमाथ अस्पताल लाया गया है। घायलों में पिंटू यादव और अनिल यादव और सूरज गंजू, बिशु गंजू के नाम शामिल हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से ट्रकों में आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल की ओर कूच कर गई है और तीनों ओर से कोलीवरी परिसर को घेराबंदी किया जा रहा है। बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार अपने दल बल के साथ कोलीवरी पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। जी अमन, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी जारी है, चूंकि बालूमाथ थाने से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई। इस दौरान क्या कोई गिरफ्तारी की गई अभी तक? गोलीबारी जारी होने की सूचना है। वहीं आगजनी की घटना के बाद ग्रामीण भी काफी दहशत में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की घेराबंदी जारी है। कुछ ही देरों में और भी ताजा अपडेट मिलने की संभावना है। अमन, एक के बाद एक नक्सली हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर क्यों नक्सलियों के बीच पुलिस का या प्रशासन का खौफ क्यों नहीं हो गया? पुलिस इन पर पूरी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बता दूं कि बालूमाथ थाना क्षेत्र में महज 3-4 दिनों पूर्व की ही बात है, जहां नक्सलियों द्वारा थाना से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर टीपीसी उग्रवादियों द्वारा पोस्टर चिपका दिया गया था। वहीं इस बार बालूमाथ की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली तेतरिया खांड कोलीवरी में उग्रवादी हमला होना कहीं न कहीं पुलिस की विफलता को दर्शाता है।
जी बिल्कुल अमन, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस की विफलता को दर्शाता है, क्योंकि 5 ट्रकों को आग के हवाले किया गया। इस दौरान क्या कोई जानहानि की सूचना सामने आ रही है? घायलों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। सभी घायलों को रिम्स रेफर किया जा चुका है और उन्हें एम्बुलेंस से रांची ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल अमन, तो कब तक कार्रवाई करेगी पुलिस? जी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 दिन पूर्व की ही बात करूं तो जहां पर चंदवा थाना क्षेत्र में नक्सली टीपीसी उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक नक्सली को गोली भी लगी थी, जिसकी मौत भी हो गई थी। कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार दबाव बना रही है, जिस पर बिल्कुल अमन, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस लगातार दबाव बना रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस एक्शन में कब आती है और कब इन नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जहां पंचायत चुनाव को लेकर अब सूबे में सियासत गर्म होने लगी है। बीजेपी से लेकर आजसू तक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर अब सत्ताधारी कांग्रेस और जेएमएम भी एकमत नहीं है। बता दें कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के कार्यकाल समाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कोविड की वजह से चुनाव तय समय पर नहीं कराने का जिक्र किया गया है। लिहाजा इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रमेश उरांव ने कहा कि सरकार कोविड का बहाना नहीं बना सकती है, हम जल्द चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। जबकि जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोविड एक वजह जरूर है, लेकिन इससे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में चुनाव आयुक्त का पद खाली है और इस पद को नेता प्रतिपक्ष के बिना नहीं भरा जा सकता। प्रदेश में जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष तय हो और तमाम संवैधानिक कार्य समय पर हो, ये कोशिश सरकार की है। भी एक कारण है। हमने तो कहा मध्य प्रदेश में विगत 9 महीनों से चुनाव नहीं हुआ, लेकिन यहां सबसे ज्यादा बड़ा कारण दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ही रिक्त, जो राज्य निर्वाचन आयोग का हेड होता है, और वो पद नेता प्रतिपक्ष के ना होने के कारण रिक्त, इसलिए वो एक बड़ी बात है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लिया जाए और रिजॉल्व करके जितना जल्दी हो पाए हम लोग पंचायत चुनाव के साथ साथ जो शहरी निकायों का भी कार्यकाल समाप्त हुआ है, उसका भी चुनाव जल्द से जल्द करवा लेना चाहते हैं। तो उसमें भी अंतर कम का रहेगा। मान लीजिए कि मैंने कहा कि महीना तो ना भले नहीं हो, लेकिन तुरंत कराएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि साल भर कोरोना काल में हम कहना चाहेंगे कि कोरोना में तो बिहार में चुनाव हुए, झारखंड में तो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसका बहाना कैसे ले सकते हैं हम ज्यादा दिन तक। लेकिन कुछ कमी है तो उसको दूर करके हम लोग जल्दी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात करेंगे रांची की, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने संबोधित किया। वहीं मीनाक्षी नटराजन का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने
पंचायती राज को व्यवस्था को सशक्त किया। उनका मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सशक्त नहीं होगी तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता है। झारखंड के आदिवासी इलाकों में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म करने के काम किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष जयशंकर पाठक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश उरांव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में राज्य भर के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। तब तक नहीं होगा जब तक पंचायतें काम नहीं करेंगी। गांव में सौहार्द वातावरण नहीं बनेगा जब तक कि पंचायतें काम नहीं करेंगी। इसलिए देखिएगा कि संविधान में भी इसकी चर्चा हुई है पंचायती राज की, लेकिन इसको मूर्त रूप दिया गया राजीव जी के विचार ने, राजीव जी ने दिया और संविधानिक व्यवस्था में संविधान में इसका स्थान देकर के आज जो पंचायत देख रहे हैं। नहीं हो रहा है। पूरे देश में ग्राम सभा के अधिकार को केंद्र की सरकार ने कमजोर करने का प्रयास किया है। निरंतर केंद्र की सरकार ग्राम सभा के जितने भी अधिकार थे उसको हस्तगत करती जा रही है, उसको विभागों को हस्तांतरित करती जा रही है और हम सब लोग उस मुहिम में हैं कि अधिकारों का पूर्ण हस्तांतरण ग्राम सभा को होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे नेता राहुल जी ने नियमगिरी के आदिवासियों की लड़ाई में उनका साथ दिया था और वहां की ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के बाद ही वेदांता कंपनी को मजबूर होना पड़ा था वहां से हटने के लिए। हम चाहते हैं कि वही स्थिति पूरे देश में हो। और मध्य प्रदेश के मंदसौर की पूर्व सांसद और कांग्रेस की कद्दावर नेता महिला नेता मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस ने एक विशेष कार्यक्रम में रांची पहुंची। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता नवीन शर्मा से खास बातचीत की। आपको बता दें कि किसान कानून को लेकर चल रहे विरोध पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। मीनाक्षी नटराजन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व सांसद और वर्तमान में पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन हमारे साथ मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका। किसान के आंदोलन को लेकर बड़ा मुखर रही हैं आप। मंदसौर का आंदोलन हम लोग नहीं भूले हैं, लेकिन देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर? ये बहुत स्पष्ट बात है कि किसानों को ये आर्थिक जो बड़े कंपनियां हैं, जो इकोनॉमिक कॉरपोरेट फ्यूडलिज्म का शिकार ये बनाना चाहते हैं। किसान को उसकी अपनी जमीन से बेदखल करके उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। किसान को नहीं, अब ये कंपनियां तय करेगी कि वो अपने खेत में क्या उगाए। और दूसरा, जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में तथाकथित सुधार किया है, जो एक तरह से जमाखोरी को प्रोत्साहन देने का काम है। आज केवल किसान को अपनी फसल को रोकने का हक था और उसको उसका हक होना भी चाहिए क्योंकि वो मालिक है हमारा, लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस को ये अधिकार देकर पूरी तरह से एक तरह से जमाखोरी करने की आजादी दी है कॉर्पोरेट हाउसेस को। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि हमने अलग अलग जगह पर मंडियां बनाई हैं, तो 2 एकड़ का किसान, 1 एकड़ का किसान कैसे अपने जिले से बाहर जा सकता है? और ये क्या गारंटी दे रहे हैं कि समर्थन मूल्य की धज्जियां नहीं उड़ेंगी? तो हमारी तो यही मांग है कि समर्थन मूल्य को मौलिक अधिकार बनाया जाए। दूसरी बात यह कि जो इन्होंने कहा है कि वो अगर मान लीजिए कि किसी ने उनके साथ कोई ठगी की, कोई बेईमानी कर गया खरीद करते समय और पेमेंट नहीं हुआ, तो किसान आज के कानून के मुताबिक तो कहीं पर भी जाकर अपील नहीं कर सकता। को लेकर के सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। देश के कृषि मंत्री जब कहते हैं किसान के आंदोलन को कि खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया, वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया और कांग्रेस के नेताओं ने हाईजैक कर लिया, ये तो इनका तरीका है और ये तरीका इन्होंने जर्मनी से सीखा है कि जब भी कोई विरोध हो तो उसको राष्ट्र का द्रोह बता दिया जाए और जो मुख्य मुद्दा है उससे भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोपों की आड़ ये लिया करते हैं। कृषि मंत्री ने एक पत्र जारी किया है, आज की कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में रहा,
उन्होंने कहा है कि वो कई मुद्दों पर लिखित में देने को तैयार है, चाहे एमएसपी की बात करें, मंडी व्यवस्था की बात करें। हम किसी के लिखित को इसलिए नहीं मानते कि इनका लिखित घोषणा पत्र किसान को कानून नहीं, इनके लिखित घोषणा पत्र में था कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू करेंगे। इनके लिखित घोषणा पत्र में था कि किसान की आय को दुगना करेंगे। कृषि की जो जीडीपी है वो आज उसका उल्टा बता रही है। तो हमारा इनसे इतना ही कहना है कि आप हमको लिखित मत दीजिए, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। एमएसपी पर कानून ये बनाएंगे, सब लोग उनका साथ देंगे, पर ये कानून बनाएं, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन उसका लागू करें, उसको हम लिखित मान लेंगे। तो हमारे साथ मीनाक्षी नटराजन मौजूद थी। निश्चित तौर पे परिचय का मोहताज नहीं है, किसान के आंदोलन को लेकर के जानी जाती थी। मंदसौर का किसान आंदोलन आपको याद होगा, जिनका इन्होंने नेतृत्व किया था। कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। उनका स्पष्ट कहना था कि इस पर कानून बने, सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन हो, हम मानने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद रुख करेंगे रांची का, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कांग्रेस नेता के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बीजेपी नेता प्रदीप संथालिया ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामला साल 2018 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप संथालिया ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी और वो झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहीं बीजेपी नेता ने याचिका दाखिल कर धीरज साहू की राज्यसभा जीत पर सवाल उठाए थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को सही ठहराया है। इस पर धीरज साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। एक ऐतिहासिक फैसला है और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास करके मैं यूपीए गठबंधन का भी मैं और हमारे सभी शुभचिंतकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद थी कि मैं इस निश्चित तौर पर मैं जीतने जा रहा हूं। आज इसका फैसला सुना दिया गया और एक ऐतिहासिक फैसला है। तो आपको बता दें कि प्रत्याशी प्रदीप धीरज साहू की जीत पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर अब फैसला आ गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। वहीं राजभवन के पास पोस्टरबाजी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादियों द्वारा राजभवन के पास पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हिरासत में लिए गए आरोपित टीएसपी के लिए काम करते थे। इन्हें 1-1 हजार रुपए की पगार पर रखा गया था। बता दें कि रांची के अलग अलग इलाकों में पोस्टर चिपकाने के लिए 1,000 रुपए इनको मिलते थे। इसी लालच में टीएसपीसी से जुड़कर शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार पोस्टरबाजी कर रहे थे, जहां बीते 13 दिसंबर को टीएसपीसी की ओर से राजभवन की दीवार से सटे देवकमल अस्पताल की दीवार पर पोस्टर चिपकाया गया था। वहीं पोस्टरबाजी में टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुलिस प्रशासन और कोल परियोजनाओं के खिलाफ बयानबाजी की है।
और बीजेपी केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग ने बालूमाथ मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मंडल के मुख्य अतिथि वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता रामजीत सिंह ने किया। वहीं इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर फूल अर्पित कर और दीप जलाकर के ये उद्घाटन किया गया। बता दें कि उद्घाटन के बाद वंदे मातरम गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं प्रशिक्षक के रूप में आदर्श रविराज, जिन्होंने सुरक्षा समर्थ के साथ आत्मनिर्भर भारत पर प्रशिक्षण दिया, वहीं कार्यक्रम का संचालन रामकुमार गुप्ता ने किया। और बोकारो में इस्पात संयंत्र में नियोजन की मांग को लेकर आश्रित संघ ने भी 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि आश्रितों ने आज एडीएम बिल्डिंग के सामने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने एडीएम बिल्डिंग के सामने भिक्षाटन और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। वहीं आश्रितों का कहना है कि वो 10 सालों से बोकारो इस्पात संयंत्र में नियोजन को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन के सामने सेल प्रबंधन से त्रिपक्षीय बात भी हुई है, जिसमें उन्हें आश्वासन भी दिए गए, लेकिन आज तक नियोजन के नाम पर केवल धोखा ही मिला है, जिसके बाद आश्रितों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। इस नियोजन को लेकर आश्रित परिवार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं आई है, लेकिन प्रबंधन प्रशासन पे दबाव दे रही है कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और हम लोग को भयभीत किया जा रहा है कि हम लोगों को यहाँ से हटा के कहीं और ले जाया जाएगा। लेकिन हम लोग इस बार जो आंदोलन करने आए हैं, इस कड़कती ठंड में भी हम लोग रात में, आपको विश्वास नहीं होगा कि रात में इतनी हवाएं चल रही थी, कड़कती ठंड थी, हम लोग यहीं सोए हुए थे। हम लोग ने ये डिसीजन करके आए हैं कि हम लोग अब मरेंगे, जिएंगे, यही जो करना यही करेंगे, अब हम लोग घर नहीं जाएंगे। 5 दिन हो गया, ठंड का भी समय है और अभी कोविड भी चल रहा है। हम लगातार बात कर रहे हैं इनसे और हमारा रोल है कि हम लोग फैसिलिटेट करवाएं, आश्रित संघ को और बीएसएफ को बिठा के बात करवाएं। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग इनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप 2-3 दिन के लिए धरना बंद कर दें। हम लोग मंगल या बुधवार तक बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत चल रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बीएसएफ प्रबंधक को और इनको एक टेबल पे लाके बातचीत करा दें। जो भी इनका इश्यूज है उसको हम लोग रिजॉल्व करवाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। और अब रुक करेंगे निरसा का, जहां स्थानीय लोगों के मूलभूत अधिकार को लेकर जेएमएम का धरना प्रदर्शन बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना में चौथे दिन भी जारी रहा। इस धरने का नेतृत्व कर रहे जेएमएम नेता बोधीलाल हांसदा ने कहा कि जल जंगल जमीन हमारा है, इस पर किसी और का अधिकार बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। आज हमारी मां बहन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। वहीं कोरोना काल में उन लोगों को मजबूरन घर वापस आना पड़ा। आज हमारी जमीन से सोना निकलने के बावजूद हम लोग गरीबी, लाचार, बेरोजगारी की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बीसीसीएल प्रबंधन को स्थानीय बेरोजगारों की व्यथा को समझना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रबंधन अगर हमारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझ रहा है तो आने वाले दिनों में ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारा अनिश्चितकालीन धरना का मांग है, 11 सूत्री मांग है, जिसमें जो है अधिकृत जमीन का जो है मुआवजा है। दूसरा है आपका 20% डीओ का है, जो उत्पादन का 20%, 80% डीओ मैनेजमेंट कहीं भी ले जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 20% डीओ यहाँ देने से यहाँ का जो जितना जो ग्रामीण प्रभावित हुए हैं वो लोग जो है रोजी रोजगार करके खाएंगे। आज हमारे माँ बहन यहाँ बीसीसीएल चल रही है और हमारा माँ बहन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के लिए गूंज कर रहे हैं रोजगार की तलाश में। और पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर के सहाय मार्केट में मुरारी ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 20 सितंबर को अपराधियों ने दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कि 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भी भेजा जा चुका है, जिनसे पुलिस ने लूटी गई चांदी की ज्वेलर्स और 2.5 लाख
चांदी की ज्वेलरी माफ कीजिएगा और 2.5 लाख रुपए भी बरामद किया था। और अब पुलिस ने कन्हाई मिस्त्री और रमेश राम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसडीपीओ विजय शंकर के निर्देश पर शहर थाना प्रभारी अरुण मेहता ने छापेमारी कर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे। वहीं एक अपराधी पर मर्डर का केस भी दर्ज है। दोनों ही अपराधियों की गिरफ्तारी पांकी से की गई है। आपको बता दें कि एसडीपीओ विजय शंकर ने बताया कि लूटकांड में शामिल 2 और अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो सितंबर 20 को हुआ था, जिसमें एक ज्वेलरी शॉप को लूट रॉब किया गया था, तो उसमें हमें सूचना मिला था कि कन्हैया राम और जो रमेश राम है, कन्हैया मिस्त्री और रमेश राम, ये दोनों मास्टरमाइंड्स हैं और इनका काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है इस क्राइम में। तो इनको पहले भी पकड़ने का प्रयास किया गया था जबकि भाग गए थे। तो इस बार हमें सूचना मिला गुप्त सोर्स से, तो हम अपना टीम भेजे और वहां पे जाके आज सुबह हम कन्हैया को और रमेश को गिरफ्तार करने में सक्सेसफुल रहे। अभी भी जो सोनू और सौरभ हैं, जो मेन क्रिमिनल्स हैं इसमें, वो भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। और धनबाद में शौच करने गई एक महिला धरती के अंदर जिंदा समा गई। अचानक बने गोप से भारी मात्रा में गैस रिसाव शुरू हो गया। बता दें कि 4 घंटे के बाद महिला का शव निकाला गया। वहीं मुआवजे को लेकर बीजेपी समर्थक और कांग्रेस समर्थक के बीच हंगामा हो गया। मौके पर सिंदरी डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा, झरिया सीओ राजेश कुमार सिंह, वहीं झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद सिंह, बलियापुर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति को उन्होंने संभाला। बता दें कि महिला को बाहर निकालने के घंटों बाद भी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद बीसीसीएल एरिया के महाप्रबंधक बीके गोयल घटनास्थल पर पहुंचे और मृतिका के परिवार वालों को नियोजन और मुआवजा का आश्वासन दिया। फिलहाल महाप्रबंधक ने मृतिका के अंतिम संस्कार के लिए मृतिका के परिवार वालों को 50,000 रुपए नगद दिए हैं और साथ ही मृतिका के दोनों बच्चियों के नाम पर 2-2 लाख रुपए कुछ दिनों बाद देने की बात कही है। धीरे धीरे फिर मम्मी एक पेड़ आगे बढ़ाई तो घुस गई और हाथ निकाल के हमको चिल्ला रही थी। हम फिर पापा बोला, फिर पूरा मोहल्ला दौड़ के आया। फिर ये मम्मी घुस गई और सबको रस्सी पकड़ा है। मम्मी बोली कि हमको बचाओ। जब ये मम्मी और अंदर घुस गए, बेहोश हो गई। तो जो स्थानीय यहाँ के जितने भी महिला और घर के जो सदस्य जो मांग किए, हम लोग 10 लाख के किए थे, लेकिन कुछ रूल है उसके कारण वो भी बहुत दबाव देने के बाद हम लोग को 4 लाख रुपया और एक नौकरी देने के लिए पूरा मांगे हैं और मिली भी है। नौकरी क्या प्राइवेट नौकरी है या सरकारी नौकरी? नहीं, सरकारी तो नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट जब तक बीसीसीएल में जो भी आउटसोर्सिंग चल रही है उसमें लगातार वो काम करेंगे। और इसी के साथ झारखंड एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।